हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट, और कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग क्या कर रहे थे, भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं। जीएस पेपर 3 में यूनिट 2 हमारी चल रही थी, जिसका नाम है सतत विकास। एक तरह से समावेशी विकास की बात कर रहे थे हम लोग, सतत समावेशी विकास। उस पर भी अभी टॉपिक बचा है। 2 क्लासेस और आएंगी तो हमारा यूनिट 2 अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो नीचे के क्षेत्र हैं उसमें समावेशी विकास की शुरुआत करने के लिए भारत ने ऐसे कौन से कदम उठाए हैं। जैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के में, ठीक है, और कृषि को सुधारने में, क्षेत्रीय विकास को करने में, औद्योगिक विकास करने में। तो भारत सरकार ने ऐसे कौन से कदम उठाए हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, जब भी एग्ज़ाम में आए हम वहाँ पे क्या कर सकें, उन कदम को बता पाएँ। पूछता है ना हाल के उदाहरण बताइए, तो उन्हीं हाल के उदाहरणों को आज हम लोग क्या करेंगे, जितने भी पॉइंट हैं, है ना, जितने भी नीचे के क्षेत्र हैं, नीचे के क्षेत्र का मतलब जो ज़मीनी स्तर पे हैं, उनकी बात करेंगे। ठीक है, उन क्षेत्रों को हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं, आइए। तो सबसे पहला है ग्रामीण अर्थव्यवस्था से आधारित विकास। मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जो है उस पे अगर कोई विकास किया जा रहा है तो हम क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि भैया ये एग्जाम्पल फिट हो सकते हैं। अब देखिए, अगर आप पहला दूसरा तीसरा लेक्चर आपने किया होगा, मतलब जो हमने किया था पहला और दूसरा लेक्चर किस चीज़ का, समावेशी विकास का, तो वहाँ देखा होगा हमने पूरा मॉडल अच्छे से समझ चुके हैं कि क्या चीज़ें चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्यों ज़रूरी है क्यों नहीं ज़रूरी है। अगर आपसे कोई पूछे क्वेश्चन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के समावेशी विकास पर, तब क्या करेंगे आप, हालिया कुछ उदाहरण दीजिए। समावेशी विकास तो हमें पता है, कुछ हालिया उदाहरण दे देंगे, काम हो जाएगा। तो इन हालिया उदाहरणों को हमें ध्यान में रखना है भैया, ठीक है। याद रखिएगा 2024-25 तक यही सब चलेगा, ठीक है। तो अगर जो अभी भी तैयारी कर रहा है, जिसका टारगेट ही 2024 है, तो वो बिल्कुल ज़बरदस्त, ये सब चीज़ें बेसिक है। बेसिक मतलब होता है कि स्टैटिक पोर्शन है। ठीक, तो चलिए, जैसे नंबर 1, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, जिसे हम लोग मनरेगा कहते हैं। तो ये काम के अधिकार की गारंटी देता है। तो ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक तरह से आधारशिला है ना। आगे, मिशन अंत्योदय, मतलब हाशिए पर खड़े जो लोग हैं उन्हें अस्थायी आजीविका को सुनिश्चित करने के लिए संसाधन देना, मिशन अंत्योदय का जो है, मिशन अंत्योदय जो है उसका कार्यक्रम है। अब देखिए, जो लोग एकदम हाशिए पे, मतलब जो अंध स्थिति है एकदम, उनकी मतलब स्थिति ऐसी है कि वो 2 समय की रोटी भी जुड़ा नहीं पा रहे हैं, उनके लिए यह मिशन लाया गया है। ठीक, तो ये कहीं ना कहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, बिल्कुल करेगा। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। आप जान रहे हैं पक्का घर ग्रामीणों के लिए यह योजना चल रही है, और अगर आप गांव से रिलेट रखते हैं तो आप इस योजना के बारे में आराम से जानते भी होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये एग्जाम्पल है किस चीज़ का, ग्रामीण अर्थव्यवस्था। हालिया उदाहरण दीजिएगा, क्या दिक्कत है। अगली बात करते हैं प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, यह काफ़ी चर्चा में रही है। वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के लिए और गांव के एकीकृत विकास के लिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना लेकर आया गया। याद करिए, इसके तहत मुझे लगता है ये वही वाली गांव है जिसको गोद लिया जाता है शायद, है ना। आदर्श ग्राम योजना जिसमें सांसद लोग क्या करते हैं, गांव गोद लेते हैं, शायद वही है। एक बार आप देखिएगा क्या वही है। बस ध्यान रखना है, वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के लिए गांव का एकीकृत विकास करना। ठीक, मतलब गांव में ही सब कुछ हो, आराम से वहाँ रोज़गार भी मिल जाए, वहाँ पे परिवार भी रह जाए, शिक्षा भी मिल जाए, हर चीज़ वहाँ मिले, ऐसी योजना जिसे हम आदर्श ग्राम योजना कहते हैं। अगला इम्पॉर्टेंट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये तो काफ़ी पुरानी योजना है लेकिन अभी भी कंटिन्यू है, चल रही है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आधारशिला है कि नहीं, बोलिए। बिल्कुल है, नहीं भूलना है। तो ए पॉइंट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मतलब आधारित विकास में ये सब चीज़ें एग्जाम्पल हमें याद होनी चाहिए। जब भी किस पे, समावेशी विकास पे क्वेश्चन आएगा, लिख तो लोगे लेकिन एग्जाम्पल यहीं से मिलेंगे। ठीक, चलिए अब अगली बात करते हैं हम लोग सतत एवं समावेशी विकास। यहाँ पे भी कुछ पॉइंट है, 5-6 पॉइंट है, इनको ध्यान रखना है। सबसे पहला देखिए, पीएम किसान संपदा योजना। अब देखिए ऐसे जो ये पीएम किसान संपदा योजना लाएगी तो इसमें क्या करेगी सरकार, मेगा फूड पार्क बनाएगी। मतलब एक ऐसा पार्क, मतलब एक ऐसी इंडस्ट्री खड़ा की जाएगी जहाँ पे
फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगेगी। मतलब जैसे मान लीजिए आपको चिप्स बनाना है, चिप्स की फैक्ट्री खोलनी है, तो आप इसी पार्क के अंदर फैक्ट्री खोलिए। सरकार आपको ज़मीन देगी, जगह देगी, सब कुछ देगी। आपको क्या करना है, वहाँ बनाना है, इन्वेस्ट करना है और लोगों को लेके आना है अपने। फिर क्या करेंगे आप, बस कुछ कंडीशन होता है कि माल आप किसान से ही खरीदेंगे, है ना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो आप वहाँ से करेंगे तो सीधा सीधा क्या होगा, कृषि के जो लोग जुड़े हैं वो आपसे जुड़ेंगे। तो ये क्या होगा, मेरा फूड पार्क के तहत जितने भी प्रोसेसिंग चीज़ें चाहिए कृषि से संबंधित वो मिलेगी। तो ये संपदा योजना क्या है, बेहतर है कि नहीं। आगे इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन, मतलब कोल्ड चेन का होना भी ज़रूरी है भाई, जहाँ पे भाई जो कृषि से जो लोग जुड़े हैं वो अपना प्रोडक्ट कहाँ रखेंगे। जैसे मान लीजिए अगले साल आलू फिर से बोनी है ना, लेकिन उनको कोल्ड चेन नहीं मिल पा रहा, तो कोल्ड स्टोरेज जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें। आगे वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस, ये सब चीज़ें आपको मिलेगी कहाँ पे, पीएम किसान संपदा योजना। तो आप बताइएगा, यही तो है सतत और समावेशी विकास, किसको लेके, कृषि को लेके। आगे पीएम फसल योजना, आप जानते हैं वित्तीय सहायता देना, बीमा का कवरेज देना। तो आप बता सकते हैं कि समावेशी विकास में पीएम फसल योजना किस हिसाब से आगे बढ़ी है। देखो यूपीएससी ना कभी आपसे योजनाओं पे सवाल बहुत कम पूछता है, लेकिन योजनाएं जब तक आप एग्ज़ाम में नहीं लिख के आएंगे, जब तक उसको नहीं बताएंगे, तब तक आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो जब भी आपसे कृषि पे क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, कुछ ना कुछ एग्जाम्पल तो देना है, ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अब देखिए इससे क्या हुआ, प्रति बूंद अधिक फसल, मतलब हर बूंद पे अधिक फसल चाहिए, मतलब पानी के कम लेकिन उत्पादन ज़्यादा, इस पे काम किया गया है। तो ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आप बिल्कुल लिख के आइए, है ना। इन देखो भैया, फिर से बता दे रहा हूँ, आंसर राइटिंग कर रहे हो ना आज के बाद, ये मत कहना कि समावेशी विकास पे आपके पास डेटा नहीं है, आपके पास चीज़ें नहीं हैं। विश्वास करिए, टू द पॉइंट नोट्स हैं, इतने बेहतरीन हैं। आप किसी भी यूपीएससी का क्वेश्चन 2013 से उठा के अभी तक का देख लीजिए, समावेशी विकास पे आप बिल्कुल लिख पाएंगे, ठीक है। ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा कि आपसे छूट जाए। इन्हीं 4-5 क्लासेस में मैं बता रहा हूँ, बिना मतलब की चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है पूरे यूट्यूब पे, जिसका कोई मतलब, क्योंकि उनको 1 घंटे का वीडियो चाहिए यार, है ना, उनको बनाने के लिए। तो बेचारे क्या करें, कंटेंट कहाँ से लाएं, है ना। तो भाई सीधी सी बात है, चीज़ों को खुदेड़ खुदेड़ के बड़ा करके पढ़ाया जाता है। मैंने देखा, विश्वास करिए आपकी तरह मैं भी, लेकिन फिर अंत में लगा नहीं, चीज़ों को समेटना है। बढ़ाने को तो बहुत कुछ बढ़ाया जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रति बूंद अधिक फसल, हमने कर लिया। अगली बात करते हैं राष्ट्रीय कृषि बाजार। अब देखो राष्ट्रीय कृषि बाजार लाने से क्या हुआ, नाम पोर्टल लेकर आए, ठीक है। अब ये जो नाम पोर्टल आया, इसको अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो क्या होगा, उस पे जाके कोई भी किसान क्या कर सकता है, अपना पोर्टल बना सकता है, अपनी चीज़ें बेच सकता है। कौन खरीदेगा, सरकार खरीदेगी। एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल बना दिया गया। या किसी मान लीजिए हैं कि कोई कंपनी है जो रोड बना रही है, ठीक है। अब रोड बनाने में मान लेते हैं उसके 500 मज़दूर काम कर रहे हैं, तो उसको 500 मज़दूर को खाना खिलाने के लिए क्या चाहिए, सब्जी चाहिए। आप नाम पोर्टल पे हैं, पता चला आपके ही इलाके में रोड बन रही है नाम पोर्टल पे, ऐसी कंपनियों को नाम पोर्टल से ही खरीदना है, ये कंपलसरी होता है। तो वो कंपनी क्या करेगी, आपको ढूंढेगी, आपसे संपर्क करेगी और आपसे ही ट्रेडिंग करेगी। तो फ़ायदा आपको भी हुआ कि नहीं हुआ। तो सरकार ये कर रही है, राष्ट्रीय जो कृषि बाजार आया ये सब, अब ऐसे डेवलपमेंट काम होते रहते हैं, लोग जुड़ते रहते हैं, ठीक है। चलिए ये सब काम हो रहा है, तो आप बताएंगे ना सतत कृषि जो है, समावेशी कृषि है, उसमें क्या बेनिफिट है। यही सब तो है, क्योंकि सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है हर चीज़ को इलेक्ट्रॉनिक करके चीज़ों को बड़े व्यापक स्तर पे जोड़ा जाए, है ना। अब मान लीजिए कोई किसान जो आलू बोता है, उससे मान लेते हैं वो कंपनी जुड़ गई, अब पूरा आलू क्या कर रहा है, वही सप्लाई कर रहा है। तो आप सोचिए कितना बड़ा बेनिफिट हो जाएगा उस किसान को, है ना। लेकिन एग्जैक्टली किसान को भी तो ये बातें समझनी होगी कि हमें नाम पोर्टल पे आना है, एग्जैक्टली वो नहीं सोच पाते हैं। तो उसका वहाँ तक उनको पहुँचाने का काम कौन बताएगा। सीधी सी बात है, जो जिलाधिकारी है उसके जितने लोग हैं वही उसको बताएंगे कि नहीं भैया ऐसे ऐसे काम करना है। तो ध्यान रखिए, बनने के बाद तो आपकी चुनौती और बढ़ने वाली है। चलिए अगली बात करते हैं, नंबर नेक्स्ट, परंपरागत कृषि विकास योजना। देखो इसके अंदर क्या है, जो मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन तथा जैविक खेती की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये लाया गया, ये क्यों लाया गया, क्योंकि हम चाहते थे कि जो हमारा
मृदा का स्वास्थ्य भी देखा जाए और जैविक खेती की तरफ आगे बढ़ा जाए, क्योंकि आजकल फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा यूज होने लगे हैं, है ना। सीधी सी बात है, तो फर्टिलाइज़र को कम करने के लिए सरकार ने ये एक स्कीम योजना लेकर आई है, ठीक। और आप जानते हैं सिक्किम पहला राज्य बना, तो आप बता सकते हैं ये बात। अगली बात करते हैं राष्ट्रीय पशुधन मिशन। देखिए पशुधन मिशन से क्या होगा, दूध की क्रांति आएगी, तो श्वेत क्रांति के तहत जोड़ा गया। और अगर आप परंपरागत कृषि के साथ और राष्ट्रीय पशुधन मिशन के साथ अगर किसी किसान को लाभ दे देते हैं दोनों मिशन के तहत, तो आप सोचिए उसकी लाइफ कितनी बदल जाएगी यार, उसके लिए ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी, ठीक है। तो जो सरकार कर रही है ना वो बहुत बेहतर कर रही है, बस ज़रूरत है उस चीज़ का क्रियान्वयन अच्छे से हो। अगर ज़मीनी स्तर पे विश्वास करिए इन सब चीज़ों का क्रियान्वयन हो जाए ना, बहुत सारी समस्याएं ख़त्म हो सकती हैं। तो इसीलिए तैयार होना है, ध्यान रखना, जो पढ़ रहे हो ना इसीलिए तैयार होना है आपको। चलिए आगे बात करते हैं। पॉइंट नंबर सी देखते हैं क्या है। चलिए आइए अब अगला देखते हैं। भारत में गरीबी से निपटने के लिए समग्र दृष्टिकोण हमारा क्या रहा, ठीक है। देखिए इसके पहले हमने जो देखा वो तो हमने किस पे देख लिया, कृषि पे देख लिया और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे देख लिया। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि भारत में जब गरीबी हटाने की बात की गई तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हम लेकर आए जिससे लोगों की गरीबी सच में कम हुई, ठीक है। तो नंबर 1 आइए देखते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला लिखा है वो है राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना। अब देखिए विश्वास करिए ऐसे बहुत सारे वृद्धा लोग हैं जो हर महीने जो उनको 500 या 1000 रुपये मिलता है ना, विश्वास करिए बहुत बहुत बड़ा बेनिफिट उनको देता है वो चीज़। वो 2-4 महीने में जाते हैं 4-5 हज़ार रुपये हो जाते हैं, वो निकाल लेते हैं, वो कुछ काम कर लेते हैं उसके बदले, ठीक है। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं भारत की गरीबी से निपटने के लिए जो, क्योंकि सीधी सी बात है इससे ज़्यादा सरकार दे नहीं सकती क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर ये चीज़ें होती हैं, ठीक। आगे काम के बदले भोजन का कार्यक्रम, मतलब काम कीजिए जो भी काम आप कर सकते हैं उसके बदले आपको भोजन दिया जाएगा। तो ये भी चीज़ें कई सरकारों ने ये काम किया है। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। विश्वास करिए ये ज़बरदस्त योजना रही है, लेकिन मुझे लगता है इसका क्रियान्वयन उतने बेहतर ढंग से नहीं हो पाया, ना उतना बेहतर ढंग से इसको अप्लाई किया गया, ठीक है। लाई तो गई पूरी धूमधाम से, बहुत सारा पैसा सरकार ने झोंका, लेकिन बस वही है कि क्या कहा जाए। चलिए बस ध्यान रखिएगा, आपको करना है। आगे राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। तो ये क्या हुआ, जो लोग शहर में गरीब बने हैं, मतलब वो गांव से गया बंदा शहर में गया तो वहाँ पे क्या हुआ, गरीब बना है, तो उसको आजीविका कैसे उसकी सही की जाए, तो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन लाया गया गरीबी से निपटने के लिए। अगर गरीबी से आपसे कोई भी पूछे तो ये 4-5 एग्जाम्पल बहुत हैं, देखो बहुत ज़्यादा ले आऊँगा, बहुत सारी चीज़ें ले आएंगे तो क्या होता है कि याद नहीं हो पाता। तो इसीलिए मैंने कोशिश की है कि 4-5-6-6 पॉइंट उठाया जाए, या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तभी बहुत सारे पॉइंट उठाए जाए, नहीं तो बहुत हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए सामाजिक क्षेत्र, इसके लिए कुछ पॉइंट इसलिए लेकर आया हूँ ज़्यादा, रीज़न क्या है कि इस पे क्वेश्चन यूपीएससी का कई सेक्टर में आ जाता है। कभी कभी आप देखेंगे तो इथिक्स में भी क्वेश्चन आते हैं, जीएस पेपर 1 से ही जुड़ता है, 2 में भी जुड़ जाता है हेल्थ को लेके, और 3 में भी जुड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तो आप जानते हैं इकोनॉमिक्स पूरा है ही, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा है। आप इन्हीं एग्जाम्पल को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 सब में यूज कीजिए। विश्वास करिए इतने भी एग्जाम्पल आप चारों पेपर में लिख के आ गए ना, कैसे काम नहीं बनेगा। चलिए नंबर 1 बात करते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना। सीधी सी बात है, सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए ज़रूरी था, क्योंकि लोगों का जोड़ना ज़रूरी था, गरीबी से भी जोड़ सकते हो, ठीक है। आगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। देखिए मुद्रा योजना के तहत जो भी नए सेक्टर, नए लोग थे जो व्यापार करना चाहते थे, उनको सरकार ने लोन दिया और उन्होंने अपना काम शुरू किया, ठीक। बहुत आसानी से शुरू में लोन मिलता था, लेकिन कोविड के बाद सिचुएशन बदल गई है। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। इसके साथ क्या हुआ, जो भी माताएं थीं उनको सुरक्षित करने के लिए ऐसा किया गया, जिससे क्या हो कि जो नई गर्भवती है महिला है उसको सुरक्षा प्रदान किया जाए, उसको कुछ पोषण के आहार दिया जाए, तो ये तहत लाया गया अभियान। आप अपने आसपास में ये चीज़ें देख रहे होंगे, अगर आप थोड़ा समाज से जुड़े हैं तो, सिर्फ पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। आगे बात करते हैं आयुष्मान भारत योजना। देखिए आयुष्मान भारत योजना के तहत क्या लाया गया, भाई जो भी लोग हैं उनको क्या मिलेगा, 5 लाख का कवरेज मिलता है हेल्थ पे। अब हेल्थ इंश्योरेंस उनको 5 लाख का मिल गया, अब उनको कोई ऐसी बीमारी है जो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं उसके तहत, लेकिन ध्यान रखिएगा गरीब परिवार को, ठीक है। अगली बात करते हैं प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना।
ये भी लाई गई थी, लेकिन उसको बदल के आजकल आयुष्मान पे ज़्यादा बात होती है, इस पे कम होती है। अगली बात करते हैं मध्याह्न भोजन योजना, जो आप जानते हैं पोषण स्तर को सुधारने के लिए यह अभियान था। मध्याह्न भोजन योजना उनको लाई गई थी जो बच्चे हैं उनको जो दिया जाता है बीच में, मिड डे मील जिसे आप कहते हैं, सेम वही चीज़ है। अगली बात करते हैं इंद्रधनुष मिशन। इसके तहत जो बच्चे हैं जो 1 साल 2 साल 6 महीने जो उनको टीका लगता है, उसके तहत मिशन इंद्रधनुष ये सरकार के द्वारा लाया गया टीकाकरण कवरेज के लिए। ठीक, तो आप बता सकते हैं कि सामाजिक क्षेत्र में ये क्षेत्र हैं और इन क्षेत्रों में ये सरकार ने काम किया। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट मुद्दा रहता है और हमेशा यूपीएससी कहीं ना कहीं चारों पेपर में ये बातें आपसे उगलवा ही लेती है, तो हम भी उलझने के लिए तैयार हैं इन पॉइंट को जरिए ध्यान रखिएगा। सबसे पहला सार्वजनिक और निजी भागीदारी की भूमिका में सरकार ने क्या क्या कदम उठाए। सबसे पहला स्वच्छता उद्यमी योजना लाई गई थी, पीपी मॉडल पे ही है, लेकिन सामुदायिक शौचालयों का निर्माण इसके तहत किया गया। तो आप बता सकते हैं, या यूपीएससी मान लीजिए क्वेश्चन पूछा खाली उदाहरण से बताइए कि सार्वजनिक और निजी भागीदार किस हिसाब से भारत को एक नई दिशा दे रहा है, ऐसा कोई क्वेश्चन बनाती है यूपीएससी तो बस नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 और क्या लिखोगे। ठीक है, आइए पीपीपी भागीदारी के माध्यम से रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास हो रहा है लगातार। आप देख रहे होंगे जितने भी रेलवे स्टेशन आप गए होंगे वहाँ पे अगर थोड़ा सा बड़ा स्टेशन है, 3-4 प्लेटफॉर्म है, 5 प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे स्वचालित सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, मतलब ऑटोमेटिक जो स्टेयर्स होते हैं वो लगाए गए हैं, कई सारी सुविधाएं दी गई हैं। तो ये पीपीपी मॉडल के तहत ही हुआ है। आगे बुनियादी ढांचे का निर्माण में पीपीपी निवेश हुआ है, सीधी सी बात है, रोड हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ या कुछ भी हुआ, डैम बनाना हुआ, पुल बनाना हुआ, तो वहाँ पर भी प्राइवेट पार्टनरशिप चल रही है। अगली बात करते हैं भारत नेट की संरचना, हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं पीपीपी मॉडल में भारतीय खेल प्राधिकरण केंद्रों में खेल और शिक्षा के एकीकृत स्कूल की स्थापना, मतलब ऐसे स्कूल स्थापित करें जहाँ खेल और शिक्षा दोनों दिया जाए। जो बच्चा खेलना चाहता है उसको अच्छे से फिर उसको खेल में ही आगे बढ़ाया, जो शिक्षा लेना चाहता है उसको शिक्षा, मतलब दोनों इंटीग्रेटेड स्थापना। तो ऐसे भी स्कूल बन रहे हैं, तो आप बताइएगा, ऐसे कुछ एग्जाम्पल है हाल ही मिल रहे हैं। ठीक, इससे क्या हो रहा है, समावेशी विकास हो रहा है, और क्या चाहिए यार, है ना। चलिए अगली बात करते हैं हम लोग, पॉइंट एफ, क्षेत्रीय विकास। देखिए मैंने लगभग जितने पॉइंट हो सकते हैं जहाँ जहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, मैंने हर टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश की है, और विश्वास करिए इसके बाहर वो जा भी नहीं पाएगा। ठीक, और जाएगा भी तो आप पकड़ लेंगे, इतना मुझे विश्वास है। देखिए क्षेत्रीय विकास की बात करें तो इसमें आकांक्षी जिला कार्यक्रम, ठीक है, आप जानते ही होंगे, अगर आपने पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा है तो गूगल पे सर्च करना, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, और क्या करोगे। देखिए एग्ज़ाम में ना आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप आकांक्षी जिला कार्यक्रम भी लिखें और उसके तहत ये बताएं भी कि भैया ये काम हो रहा है, नहीं बता पाओगे, टाइम ही नहीं मिल पाएगा आपके। ठीक है, बस थोड़ा सा क्या करना है, बस ध्यान रखना है, एग्जाम्पल ऐसे ही लिख के आने हैं। आगे एक जिला एक उत्पाद योजना, मतलब ये तो लाया गया था मैन्युफैक्चरिंग के लिए कि एक जिला होगा जो जिला उस उत्पाद के लिए बेहतर है तो वहाँ उसको मैन्युफैक्चरिंग हब में कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्षेत्रीय विकास ही तो होगा इससे, ये बताइए सीधी सी बात है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम क्या है, यही तो है कि जो ज़िले बहुत ज़्यादा पीछे हैं, बहुत ज़्यादा पीछे हैं, आप चाहे तो लिख लीजिए अति पिछड़े ज़िले हैं। मतलब देखा जाए तो अगर आप कहीं रह रहे होंगे तो उसके आसपास आप ज़िला देख रहे होंगे, आपका ज़िला अच्छा है लेकिन दूसरा ज़िला बहुत डाउन स्थिति में, वहाँ पे देखा जाए तो बस भी सही से स्टॉपेज नहीं है, बस स्टॉपेज भी सही से नहीं है, तो रेलवे की बात ही जाने दीजिए। अगर ये स्थिति है तो उस ज़िले को क्या करना है, बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना, तो इसीलिए लाया गया था आकांक्षी जिला कार्यक्रम। चलिए मैंने थोड़ा बहुत बता दिया, थोड़ा आप सर्च कर लीजिएगा। अगली बात करते हैं एक जिला उत्पाद योजना, ये भी मैंने बता दिया। अगला है पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष। ठीक, अब जैसे बहुत ज़्यादा पिछड़ा क्षेत्र है तो उस पर अनुदान कोष लाया गया कि जो भी लोग जो दे सकते हैं उसमें अनुदान में डालेंगे और उस क्षेत्र का हम विकास करेंगे। आगे प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, अब जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र है जिसमें खनिज बहुत ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा वो रिच है, क्या वो जगह, लेकिन वहाँ पे डेवलपमेंट कम है, तो उसके लिए यह कल्याणकारी योजना लेकर आई थी, जिससे क्या होगा, क्षेत्रीय विकास होगा। अब आपसे हालिया उदाहरण पूछेगा तो आपके पास क्या होगा, यही तो होगा कि हाँ सरकार काम कर रही है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये अंतिम पॉइंट है हमारा औद्योगिक विकास। ध्यान रखिएगा औद्योगिक विकास में क्या क्या, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर देखते हैं रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर की ओर भारत आगे बढ़ रहा है, क्योंकि लगातार डीआरडीओ क्या कर रहा है, नई नई चीज़ें बता रहा है।
बना रहा है। तो आप थोड़ा सा नई ड्रोन टेक्नोलॉजी जो लेकर आए, तेजस लेकर आए, है ना, कई सारे लेकर आए, उसको आप बताइएगा, एग्जाम्पल दीजिएगा। ठीक, अगली बात करते हैं, कृषि का आधुनिकीकरण हो रहा है, तो ये भी औद्योगिक विकास हो रहा है, सीधी सी बात है। आगे मेक इन इंडिया 2.0 आया है, लगभग 37 क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है, सॉरी 27 क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है मेक इन इंडिया 2.0 के तहत। ठीक, अगला स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, सागरमाला योजना, गति शक्ति मिशन, ये सभी क्या है, औद्योगिक विकास के ही एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इस बार 2022 में गति शक्ति मिशन पे क्वेश्चन आया है, तो आप क्या कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, विश्वास करिए, थोड़ा सा पढ़ना होगा, तो आपको लगता है कि यार ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा जानूँ इसके बारे में, नहीं पता है तो गूगल पर सर्च कीजिएगा, मिलेगा, बिल्कुल इतना पढ़िएगा। ठीक है, नहीं मिलेगा तो कई जगह हैं, बताइएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक, तो चलिए अगले सेशन में हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो हमारा समावेशी विकास है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन कुछ पॉइंट और हैं, जैसे सतत समावेशी विकास क्या होता है। ठीक है, इस पे भी बात करेंगे। तो लेकिन 2 लेक्चर आएंगे, 2 लेक्चर के बाद ये सेशन हमारा मतलब यूनिट 2 पूरी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं कहूँ तो आप समावेशी विकास पे आंसर राइटिंग लिखने के लिए रेडी हैं, कोशिश करिएगा, एक आध 2 क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम जरूर चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि PDF वगैरह वहीं मिलती है। चलिए, थैंक यू।